आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिग्स का सिद्धांत। हिग्स का सिद्धांत ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का एकमात्र कारण है गुणक और त्वरक की आपसी अंतरक्रिया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हिग्स ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में माना है कि अर्थव्यवस्था में गुणक और तत्पश्चात, देखो गुणक के बाद ही मैंने बोला तत्पश्चात, त्वरक के कारण अर्थव्यवस्था में लीवर इफेक्टिव होता है। जब दोनों एक साथ कंपोनेंट काम करते हैं तो उस इफेक्ट को इकोनॉमिस्ट ने लीवर इफेक्ट की संज्ञा दी है। तो लीवर इफेक्ट के साथ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी में जाती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। तो जब अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश होता है तो स्वायत्त निवेश के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में गुणक काम करता है और गुणक के परिणाम स्वरूप लोगों की प्रेरित इनकम बढ़ जाती है, इंड्यूस्ड इनकम बढ़ जाती है, जिससे कंजप्शन कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देते हैं और अर्थव्यवस्था में त्वरक भी काम करने लगता है। तो यानी गुणक और त्वरक, गुणक स्टार्ट होता है स्वायत्त निवेश से, स्वायत्त निवेश ने गुणक को स्टार्ट किया और गुणक ने एडिशनल इनकम जनरेट किया, उसने त्वरक को स्टार्ट किया। अब इस प्रकार गुणक और त्वरक की दो पावर के साथ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती है और इस इफेक्ट को इन्होंने लीवर इफेक्ट के नाम से जाना। ठीक है, चलिए आइए इसको और हम क्रमबद्ध और वित्त मान्यताओं के साथ कुछ बेसिक कंपोनेंट के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा। हाँ, स्लाइड सभी को विजुअल होनी चाहिए। यस, मे बी विजुअल होगी। ठीक है, तो जो हम बात करने जा रहे हैं हिग्स की व्यापार चक्र की सिद्धांत की, तो हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का एकमात्र कारण है गुणक त्वरक की अंतरक्रिया। हिग्स का बेसिक कंपोनेंट है। बेसिक कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, अगर ये कंपोनेंट या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो पूरे मॉडल का सार आपको यहीं पर मिल जाएगा। हिग्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश काम करता है। ठीक है, स्वायत्त निवेश काम करता है। स्वायत्त ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो बिना किसी लाभ की प्रत्याशा में किया जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश होता है तो स्वायत्त निवेश के परिणाम स्वरूप यानी डेल्टा IA होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में लोगों की नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ओके, एक मिनट। लोगों की इनकम कई गुना बढ़ जाती है। तो जितने गुना इनकम बढ़ती है, ठीक है, जितने गुना इनकम बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। अब देखो, जब इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने के परिणाम स्वरूप लोग उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं और जिसके कारण पूंजीगत निवेश बढ़ता है। ठीक है, पूंजीगत निवेश बढ़ता है तो ये आपका गुणक की प्रक्रिया है और यहां पर आपके पास डेल्टा IY हो जाता है, प्रेरित निवेश हो जाता है, और यहां पर स्मॉल a या बीटा या स्मॉल v हो जाता है। इस प्रकार गुणक तथा त्वरक दोनों के कारण अर्थव्यवस्था बूम की दिशा में जाती है, अर्थव्यवस्था लगातार उठती चली जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ये दो फैक्टर्स हैं, अल्फा तथा बीटा, यानी गुणक तथा त्वरक के कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होता है और इसके संयुक्त प्रभाव को हम लोग लीवर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लीवर इफेक्ट है। ठीक है, लीवर इफेक्ट मतलब होता गुणक त्वरक को स्टार्ट कर देता है और त्वरक फिर से गुणक को स्टार्ट कर देता है, तो लीवर इफेक्ट होता है। जैसे लीवर इफेक्ट आपने देखा होगा, जो गाड़ी का इंजन होता है तो गाड़ी के इंजन में पिस्टन्स होते हैं, आपने देखा होगा पिस्टन्स होते हैं, और दो पिस्टन्स अगर अंदर जाते हैं तो दो पिस्टन्स बाहर आते हैं।
ठीक है। ये जो अंदर पिस्टन्स जाते हैं वो क्या करते हैं, दो पिस्टन्स, जो ट्रक का आप देखिए मॉडल, आप यूट्यूब पे देखिएगा, तो उसमें जो पिस्टन्स अंदर जाते हैं वो दूसरे पिस्टन्स को बाहर कर देते हैं। इस प्रकार लीवर इफेक्ट होता है, यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को बल प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था लगातार अपग्रेड होती चली जाती है, अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है तो अर्थव्यवस्था में गुणक उल्टा कार्य करने लगता है, लेकिन त्वरक उल्टा कार्य नहीं करता। यह पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन जनरेट होता है। गुणक पॉजिटिव भी काम करता है, गुणक निगेटिव भी काम करता है, लेकिन त्वरक केवल पॉजिटिव काम करता है, त्वरक निगेटिव काम नहीं करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था जब डाउन होती है तो थोड़ा स्लिपरी होती है, क्योंकि अब एक ही इफेक्ट के कारण वो इकोनॉमी डिक्लाइन करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार चक्र में जो गिरने वाला चक्र होता है उसकी ढाल कम पाई जाती है, क्योंकि उसमें गुणक निगेटिव होता है और त्वरक साथ नहीं निभाता है। ठीक है, साफ साफ त्वरक कहता है कि मैं निगेटिव नहीं काम करूंगा। ठीक है, तो ये इस कारण इन्होंने, हिक्स ने बताया कि व्यापार चक्र का एकमात्र कारण है, वन मेनली रीजन, द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, द कंबाइंड, जो इनका इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर इज कॉल्ड लीवर इफेक्ट। ठीक है, तो अपग्रेड स्थिति में, अपग्रेड सिचुएशंस में दोनों इफेक्ट साथ में काम करते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी डाउनवर्ड होती है तो केवल मल्टीप्लायर इकोनॉमी को डिक्लाइन करता है, एक्सीलरेटर वहीं पर न्यूट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको व्याख्या को और आगे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में। सबसे पहले हिक्स की जो ट्रेड साइकिल थ्योरम है, ठीक है, हिक्स ने अपनी पुस्तक कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल में, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इन्होंने, हिक्स ने अपनी पुस्तक कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल में गुणक, ठीक है, गुणक और त्वरक, सॉरी यहां पर ये गड़बड़ है, यहां पे त्वरक होगा, त्वरक परस्पर क्रिया के नियम के आधार पर अपना व्यापार चक्र सिद्धांत निर्मित किया था। ठीक है, यानी इनके व्यापार चक्र में केवल और केवल दो कंपोनेंट होते हैं, और दो कंपोनेंट में गुणक को स्टार्ट करने का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कार्य करता है, और जिससे गुणक स्टार्ट होता है और गुणक से जो इनकम बढ़ती है वो त्वरक को स्टार्ट कर देता है, यानी बीटा को स्टार्ट कर देता है, और बीटा से प्रेरित इन्वेस्टमेंट यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो गुणक को पुनः बल प्रदान कर देता है। तो इन्होंने केवल बताया था कि दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को ये क्या करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं और इकोनॉमी को लीड करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए जो ये गड़बड़ है, गुणक सिद्धांत के दो पक्ष हैं। सेमुल्सन के मॉडल में हम बात करते हैं तो सेमुल्सन का जो मॉडल है, सेमुल्सन का मॉडल ये बताता है कि लघु उतार चढ़ाव के अध्ययन पर यह लागू होता है, और हिक्स का मॉडल वृद्धिमान की समस्या से संबंध रखता है कि इकोनॉमी जो होती है वो कैसे लीड करती है। यानी इनका जो मॉडल है, देखो दोनों प्रकार की इन्होंने बताया कि इकोनॉमी लीड करती है और इकोनॉमी डिक्लाइन होती है। मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि हिक्स ने अपने मॉडल में इकोनॉमी कैसे प्रॉस्पेरिटी में जाती है, कैसे बूम पे रहती, कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है, इसको तो बहुत अच्छा इन्होंने डिफाइन किया, लेकिन इकोनॉमी डिक्लाइन कैसे करती है इसका लॉजिक इनके पास उतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग अदर लॉजिक इनके रहे। ठीक है, तो यानी इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में इकोनॉमी में वृद्धिमान समस्या का संबंध बताया है कि इकोनॉमी अपग्रेड कैसे होती है, लेकिन डिक्लाइन होने का रीजन उतना स्ट्रांग नहीं रख पाए। ठीक है, मॉडल के तत्व कौन से हैं, तो हिक्स के व्यापार चक्र मॉडल के निम्नलिखित तत्व हैं, मेन कंपोनेंट है, और ये मेन कंपोनेंट ही सिविल में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो इन कंपोनेंट को बहुत केयरफुली आप देखिएगा। पहला वृद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं, चाहे हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, और यही ग्रोथ है। ठीक है, इस ग्रोथ की बात करते हैं। अभीष्ट दर, जो ग्रोथ यानी आर्थिक विकास है, इसकी जो अभीष्ट दर है, ठीक है, ये आपके अर्थव्यवस्था में
जो बात करेंगे, उपभोग फलन के विषय में इसमें बात करेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के विषय में बात करेंगे, प्रेरित निवेश के विषय में बात करेंगे तथा गुणक के संबंध, वृद्धि की अभीष्ट दर, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ पर हम आपके साथ बात करेंगे। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था को कितनी नीड है इकोनॉमी में, यानी कितनी। देखो, एक होती है एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है इकोनॉमी 8% की रेट से बढ़ रही है। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी कायदे से 10% बढ़े, क्योंकि इकोनॉमी में जितने लोग एम्प्लॉयड हो, जितने लोग हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जितने हमारे पास कैपिटल है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो वारंटेड का मतलब होता है कितना होना चाहिए, ये चाहिए से संबंधित है कि इकोनॉमी में जो हमारी ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो एक्चुअल कितनी है और वारंटेड कितनी होनी चाहिए, इस विषय पर ये व्याख्यान देता है। तो कितना बनाए रखेगी इस विषय पे बात करता है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल को इन्होंने अपने में समाहित किया है, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है। पहला तो है आपका जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, इस पर इन्होंने हिक्स ने बात किया। कंज्यूमर फंक्शन पर इन्होंने बात किया, जैसे कीन्स ने कहा था कि जो कंज्यूमर फंक्शन होता है वो वर्तमान उपभोग, वर्तमान आय का फलन है, जबकि हिक्स ने ये बात नहीं यहां पे स्वीकार किया। हिक्स ने कहा कि हम वर्तमान उपभोग, वर्तमान आय का फलन नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा कि हम वर्तमान उपभोग पूर्व वर्षों के आय का फलन मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इनमें इस मॉडल का सबसे बड़ा सार है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो वारंटेड ग्रोथ, हाँ, तो वारंटेड ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करता हूं तो वारंटेड ग्रोथ रेट ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में जो बचत है और निवेश है वो संतुलन के अनुसार है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था में जितनी सेविंग है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हो जा रही है, जबकि वास्तविक निवेश तथा वास्तविक बचत एक ही समान दर से हो रही है। तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था अभीष्ट दर से बढ़ रही है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वारंटेड सेविंग एंड वारंटेड इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो हम यही कहेंगे ना कि अर्थव्यवस्था में जितनी जरूरत है उतना निवेश हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में कम हो, बचत कम हो, निवेश कम हो, और जरूरत हमको बचत की ज्यादा है और बचत की हमको निवेश करने की भी ज्यादा जरूरत है, तो हम ये कह देंगे कि एक्चुअल कंडीशन अलग है और वारंटेड कंडीशन इकोनॉमी में बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट को याद रखना कि एक्चुअल वास्तविक वृद्धि दर, एंड वास्तविक शब्द मैं एक्चुअल के लिए वास्तविक हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर है, एंड एक्चुअल जो वारंटेड सेविंग है, वांछित निवेश है, वो वांछित बचत के बराबर है। ये चारों कंपोनेंट अगर बराबर हो जाते तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितनी अर्थव्यवस्था में नीड्स है उस नीड के अकॉर्डिंग बचत तथा निवेश संपादित हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था कंटिन्यू ग्रोथ करती चली जा रही है, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट है। और हिक्स के अनुसार, हिक्स ने इसमें एक बताया कि अर्थव्यवस्था में गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया ही है जो अर्थव्यवस्था को अभीष्ट वृद्धि दर यानी वारंटेड ग्रोथ रेट के इर्द गिर्द आर्थिक उतार चढ़ाव का जो मार्ग है वो बनाती है। देखो, कभी भी अर्थव्यवस्था जितनी एक्चुअल निवेश होना चाहिए उतना कभी नहीं होता है, या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो होता है वो वारंटेड के बराबर होना थोड़ा नहीं, मैं कहूंगा बहुत मुश्किल की कंडीशन है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक्चुअल वारंटेड ये लाइन है, एक्चुअल या तो ये ज्यादा होगी या तो कम होगी, एक्चुअल तो ये जो फ्लैक्चुएशन होता है एक्चुअल में वारंटेड के आसपास, यही व्यापार चक्र है, ठीक है। तो वारंटेड और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है यही वारंटेड ग्रोथ रेट को बताता है, यही व्यापार चक्र है और यही आपके पास इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट याद रखना, समझ लेना कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हिक्स के अकॉर्डिंग व्यापार चक्र क्या है। आप एक आंसर दे देना कि गुणक त्वरक की परस्पर अंतर क्रिया, पहला आंसर। सामने वाला नहीं संतुष्ट हो रहा बोल देना, दूसरा आंसर दे देना
एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड वारंटेड ग्रोथ रेट में इक्विलिब्रियम। समझ जाएगा आपको, पूरी इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एक्चुअल और वारंटेड को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और वही व्यापार चक्र हमको शो करता है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका होगा द एसिलरेटर इंट्रैक्शन बिटवीन एसिलरेटर एंड मल्टीप्लायर। एसिलरेटर एंड मल्टीप्लायर का जो इंट्रैक्शन है वो व्यापार चक्र है। और दूसरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्चुअल एंड वारंटेड ग्रोथ रेट का इक्विलिब्रियम ही आपका व्यापार चक्र होगा। तो ये दो कंपोनेंट के टर्मिनोलॉजी को आपको नोट करना है और देखना है। तो चलिए, ये दो हो गए। अब बात आती है उपभोग फलन की। मैंने बोला त्वरक जो होता है मॉडल वो केवल और केवल कंजप्शन डिमांड की बात करता है। बाद में वैसे इकोनॉमिस्टों ने इसको संशोधित किया और इन्होंने डायरेक्ट डिमांड की बात कर ली। आपने देखा होगा कि बाद में पहले तो इन्होंने बीटा कंपोनेंट को रखा, लेकिन बाद में इन्होंने वी कंपोनेंट को रखा था त्वरक वाले मॉडल में, आपने देखा होगा। तो वहां पर इन्होंने डायरेक्ट डिमांड, एवरी डिमांड को इन्होंने नोट करने लगे। लेकिन जो मूल इनका कॉन्सेप्ट था वो बात करते हैं कि उपभोग फलन की। तो उपभोग फलन यानी डिमांड फॉर द कंजप्शन दैट डिटरमाइन द एसिलरेटर। ठीक है, एसिलरेटर। तो इन्होंने बताया था कि जो उपभोग होता है वो करंट ईयर इनकम पर डिपेंड ना करके पिछले साल की इनकम पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो पिछली अवधि की आय का फलन माना जाएगा। इस प्रकार गुणक समय पश्चता यानी लैगटी, आपको तो लैगटी रिलेशनशिप को समझा जा सकता है कि इसमें यह बताया गया कि जो करंट टाइम का कंजप्शन है, सी का मतलब होता है कंजप्शन और टी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, इक्वल टू इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर T-1। जैसे 2023 ले लूं टी का मान, तो 2023 का मतलब होता है यहां पर क्या हो जाएगा y 2023 -1। तो आपका पास हो जाएगा कंजप्शन ऑफ 2023 इट इज डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ 2022, यानी पिछले साल की इनकम पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि जो हम करंट ईयर का कंजप्शन होता है वो डिपेंड करता है कि पिछले साल की हमारी इनकम क्या है। तो ये जो कंजप्शन डिमांड है दैट डिटरमाइन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब कंजप्शन कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश बढ़ाएगा, और पूंजीगत निवेश का मतलब होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और वो किसको डिटरमाइन करता है, त्वरक को, और वही इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो डेल्टा आई वाई होगा यही पुनः डिटरमाइन करने लगेगा किसको, मल्टीप्लायर को। तो इस प्रकार क्या होता है कि उपभोग फलन में जो लैगटी होती है, ये लैगटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैगटी ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था संतुलित रूप में ज्यादा चलेगी, लेकिन यही लैगटी कम है तो ये इसमें फ्लैक्चुएशन से ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपका यहां पर नोटेबल भी पॉइंट बन जाता है कि लैगटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन। चलिए, नाउ द नेक्स्ट है स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश को यहां पर हिक्स ने अपने मॉडल में स्टार्ट इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर स्टार्ट होता है वो वास्तव में स्वायत्त निवेश के कारण होता है। और स्वायत्त निवेश मैंने आपको डिफिनीशन में बता चुका हूं कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तनों से ये स्वतंत्र होता है। यानी स्वायत्त निवेश वो होता है जो अर्थव्यवस्था में आय या उत्पादन स्तर से संबंधित नहीं होता है। सरकार अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली इसको इन्वेस्टमेंट करती है। तो यानी जो स्वायत्त निवेश होता है अर्थव्यवस्था में, यही इकोनॉमी को स्टार्ट करता, मैं कहूँगा स्टार्ट करना, कि अर्थव्यवस्था में स्टार्ट करता है। और तत्पश्चात क्या होता है कि फिर दूसरी ओर प्रेरित निवेश जन्म लेता है, क्योंकि एक्सेलरेटर चालू हो जाता है। तो ये उत्पादन के स्तर में परिवर्तनों पर निर्भर करता है। देखो, ये स्वतंत्र रहता है, बट ये डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, प्रोडक्शन पे। यानी प्रेरित निवेश किस पे निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ कंजप्शन कमोडिटी कितनी है, या दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट डिमांड कितनी है उस पर निर्भर करता है। तो यहां पर दो कंपोनेंट मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एक आपका ऑटोनोमस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, और दूसरा आपको यहां पर मैं इंड्यूस्ड कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। दूसरा, हिक्स के मॉडल में त्वरक प्रेरित निवेश पर आधारित है। यह पॉइंट आपको नोट करना होगा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो
आपका बीटा है, त्वरक है, वो प्रेरित निवेश पर आधारित है और गुणक के साथ मिलकर के ऊपरी मोड़ यानी अपटर्न लाता है। हिक्स ने त्वरक को भी परिभाषित किया, प्रेरित निवेश में आय में वृद्धि के अनुपात को त्वरक यहां पे बताया, और त्वरक का मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट थे जो हिक्स ने अपने मॉडल में माना था। तो इन कंपोनेंट को आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, चाहे सिविल हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, यहीं से प्रश्न आपके उठते हैं सारे। ठीक है, ये पोर्शन आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हिक्स के मॉडल में। और अनदर पोर्शन है एजम्पशंस का। तो चलिए आइए देखते हैं एजम्पशंस क्या कहलाती है। तो पहले ये लीवर इफेक्ट को भी हम साथ में देख लेते हैं। तो गुणक त्वरक की अंतरक्रिया, मैंने आपको बताया था कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के कारण गुणक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और त्वरक की प्रक्रिया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो गुणक त्वरक को जन्म देता, त्वरक पुनः गुणक को जन्म देता है। तो एक प्रकार का ये साइकिल चलने लगता और इनके बीच में स्पीड अप हो जाता है। तो यही अर्थव्यवस्था में क्या कहलाता है, लीवर इफेक्ट। कई बार सिविल में देखिएगा पूछा गया, सिविल सर्विस एग्जाम में, व्हाट इज द लीवर इफेक्ट। ठीक है, तो लीवर इफेक्ट क्या है, ये सिविल सर्विस एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो लीवर इफेक्ट पे आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। लीवर इफेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, और जिसके कारण हमारा पास क्या होता है, व्यापार चक्र यानी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते, यही रीजन है। लीवर इफेक्ट के कारण ही इकोनॉमी में हमको फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं इसको रखूंगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब बात आती है एजम्पशंस की, क्योंकि एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो क्या मान्यताएं हैं व्यापार चक्र के सिद्धांत पे, तो हिक्सियन मान्यताओं को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला है, हिक्स मान लेता कि अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाता जाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था देखो, प्रगतिशील का मतलब होता, अब की साल सरकार ने इतने गांव में रोड दिया, अगले साल और बड़ा टारगेट रखेगी, इस साल इतने कॉलेज बनाए गए, अगले साल और बड़ा, यानी इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है। और हमारा जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोग्रेसिव होता है। तभी देखो इस एजम्पशन से होगा। अगर हम मान लें कि अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं बचा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रुकते ही इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इस मान्यता के साथ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मान बढ़ता रहता कि इकोनॉमी जो आपकी है वो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ये हमें बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा, स्वायत्त निवेश स्थिर दर से इस तरह बढ़ता है कि अर्थव्यवस्था गति में संतुलन में रहता है, यानी इकोनॉमी जो होती है वो लगातार अपग्रेड होती जाती है और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो इस हिसाब से इकोनॉमी हमारी क्या होती है, कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। दूसरा हम बात करते हैं बचत तथा निवेश गुणांक। काल पर्यंत, ओवर टाइम ऐसे बदलते हैं कि संतुलन पद से ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट और संतुलन दर से दूर समय पश्चात मूवमेंट ला देते हैं। यानी जो आपके पास बचत तथा निवेश गुणांक है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली बार जो बचत और निवेश गुणांक था, मान लीजिए 0.6 था तो यही रहे, नहीं, अगले साल ये 0.8 हो जाएगा, अगले साल 0.9 हो जाएगा। इस तरह काल पर्यंत, ओवर टाइम ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और ये हमको ऑटोमेटिक क्या होता है, दूर ले जाते हैं संतुलन से, चाहे वो दूर पॉजिटिव हो चाहे वो दूर निगेटिव हो। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोफिशिएंट का मान है वो लगातार परिवर्तित होता रहेगा। अगला है, हिक्स मान लेते हैं कि गुणक त्वरक के मूल्य स्थिर रहते हैं। मतलब ये सिद्धांत में माना गया था, इसी को खंडन बाद में आपका कॉल्डर हिक्स ने किया था, कॉल्डर ने किया था। उन्होंने कहा था आपने क्यों मान लिया ही स्थिर, कभी गुणक स्थिर हो सकता है क्या, कभी त्वरक स्थिर हो सकता है क्या, आपने स्थिर क्यों मान लिया। इस बात को हिक्स ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने इस मॉडल में मैंने मान लिया है स्थिर, लेकिन स्थिर नहीं होता। तो कॉल्डर ने अपना व्यापार चक्र सिद्धांत रखा और इसमें हिक्स के बातों को उन्होंने, इस वेरिएबल को यहाँ पर जो स्थिर है, इस स्थिरता को वहां पर उन्होंने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, हिक्स के ही मॉडल को एक्सप्लेन किया कॉल्डर ने, लेकिन उन्होंने परिवर्तनीय वैल्यूज के साथ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर के इफेक्ट को वहां पे दिखाया। यानी अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कॉल्डर ने हिक्स के ही सिद्धांत को दिया, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन को दे दिया। यानी जो यहां पर इन्होंने मान्यता स्थिर वाली मानी थी, उसको कॉल्डर हिक्स ने अपने सिद्धांत में, ठीक है,
और अपग्रेड करके रख दिया, यानी इस एजम्पशंस को वहां पर उन्होंने हटा दिया है। अगला है अर्थव्यवस्था उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से नहीं विस्तार कर सकती। देखो इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो उसके बाद कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी आगे, ठीक है, तो इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो इकोनॉमी जब आगे बढ़ ही नहीं सकती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये अर्थव्यवस्था की सबसे ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। और पूर्ण रोजगार गति सीमा गति प्रत्यक्ष नियंत्रण का काम करती है, यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है यही ऊपरी लेयर को निर्धारित कर देती है। चलिए अवनति, जो डाउनवर्ड स्लीप है, त्वरक का कारण अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर गति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करता है, क्योंकि त्वरक क्या करता है, क्या होता है, जीरो से नीचे नहीं काम करता, त्वरक केवल पॉजिटिव काम करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था जब अवनति में आती है तो गुणक नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन त्वरक क्या करती है, ब्रेक लगाने का काम करती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो त्वरक क्योंकि पॉजिटिव में ये जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में मान के चलो कि अगर मैं स्कूटी की बात करता हूं तो ये गाड़ी को क्या होती, आगे ले जाने का हेल्प करती है, लेकिन पीछे ले जाने में हेल्प नहीं करती। जैसे आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखोगे आगे ले जाने वाले कई गियर होते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, लेकिन पीछे ले जाने के लिए मात्र एक गियर होता है, ठीक है, रिवर्स गियर होता है। तो उसी प्रकार एक्सीलरेटर आगे ले जाने वाले गियर में सम्मिलित होता, लेकिन पीछे वाले गियर में सम्मिलित नहीं होता। तो जब रिवर्स गियर होता तो एक ही गियर होता, तो यानी रिवर्स गाड़ी पीछे आएगी लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर त्वरक ने काम करना बंद कर दिया, यानी त्वरक एक प्रकार का कंट्रोलर बन गया है। वो इकोनॉमी को पीछे ले जाने के लिए कभी हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि उपभोग प्रेरित निवेश समय पश्चात के साथ कारण करते हैं, इसलिए गुणक त्वरक के बीच समय कहते हैं संबंध समयंत्र ढंग से किया जाता है। तो यानी उपभोग जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है और लेगेटी पाई जाती है, यानी पिछले साल की इनकम, और कितने पिछले साल की इनकम होगी ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है। अगर मेरा कंजप्शन मेरे पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करता है तो इकोनॉमी ठीक है, लेकिन अगर 2021-22 पे डिपेंड करने लगे तो इकोनॉमी में स्थिरता ज्यादा रहेगी, ये पॉइंट याद रखना। अगर समयांतर, ठीक है, जो लेगेटी ऑफ द इकोनॉमी है, लेगेटी का मतलब होता है कि जितने पिछले साल की इनकम आपके कंजप्शन को, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं, उतना ज्यादा आपकी अर्थव्यवस्था में फ्लैक्चुएशंस कम होंगे, ठीक है। तो ये हम यहां पर देख सकते हैं, ये मान लिया गया कि औसत पूंजी उत्पाद अनुपात इकाई से अधिक है। यहां पर ये एजम्पशंस को याद रखना, यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जो आपका, इसको कैसे लिखते हैं, आउटपुट कैपिटल रेशियो, आउटपुट हरदम बीच वाले पॉइंट से उठाया जाता, आउटपुट कैपिटल रेशियो उसको पढ़ा जाता है। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो मत पढ़ देना, आउटपुट कैपिटल रेशियो कितना है, इकाई से कम माना जाता है, और कुल निवेश शून्य से नीचे नहीं गिरता, अर्थात जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये शून्य से नीचे नहीं होगा। इस प्रकार चक्र स्वाभाविक रूप से विस्फोटात्मक है, परंतु अर्थव्यवस्था के शिखरों, सीलिंग और फ्लोर्स के भीतर ही ये रहेगा, ठीक है। तो ये एजम्पशंस हैं जिनके साथ हमने आपको समझाया। अब चलिए इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी में जो हिक्सियन मॉडल है वो काम करता है। हिक्स का मॉडल है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आधार अक्ष मैंने लिया है और आधार अक्ष पर मैंने टाइम को ले लिया है, ठीक है। मैंने यहां पर टाइम को लिया है, आधार अक्ष पर एक्स है और यहां पे मैंने टाइम को ले लिया, और लंब अक्ष पर मैंने आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट को लिया, क्योंकि व्यापार चक्र इसी में तो दिखाई पड़ेगा, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब देखो इसमें पहली जो आपकी है ये लाइन को मैं इक्विलिब्रियम लाइन कहते हूं। ये क्या है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। वारंटेड जो अर्थव्यवस्था का इक्विलिब्रियम पाथ है, यानी अर्थव्यवस्था को इस हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ये आपके पास है फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज, यानी अर्थव्यवस्था अगर यहां पर हमारा व्यापार चक्र पहुंच जाता है तो हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज। तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तीसरी हमारे पास है लोअर, एल, लोअर यानी फ्लोर स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये न्यूनतम बिंदु को दिखाता है, तल को दिखाता है, मैं इसको फ्लोर लिख देता हूं, ठीक है। और चौथी लाइन है आपके पास, ये लोअर लिमिट है, ये फ्लोर, मैं ये कह सकता हूं कि इसको, ये आपको मैं कर देता हूं
इसको AA, ये आपकी न्यूनतम निवेश को दिखाता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को दिखाता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है ये स्वायत्त निवेश, इससे नीचे स्वायत्त निवेश नहीं होगा। तो ये 4 लाइनों को बेसिकली वो कहते हैं प्रोफेसर हिक्स ने लेकर के आगे बढ़े हैं। यानी अर्थव्यवस्था में जो स्वायत्त निवेश होता है, देखो अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव है इसीलिए इसमें ढाल है। अगर अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव ना होती तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता। क्योंकि मैंने आपको ऑटोनॉमस इकोनॉमी में क्या पढ़ाया था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आधार के समानांतर है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ढाल युक्त आपको बता रहा हूँ। ये बताता कि अर्थव्यवस्था टाइम टू टाइम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लगातार बढ़ाती चली जाती है। ठीक है, इसलिए इस पे देखिए हल्का सा स्लोप है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पे समझना पड़ेगा। अब हम अर्थव्यवस्था को यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, या आपकी अर्थव्यवस्था को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं पी पॉइंट से, दैट इज P0। अर्थव्यवस्था में मान लीजिए इतना निवेश बढ़ गया, आपका ये निवेश बढ़ा, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, गुणक को स्टार्ट करेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश हुआ, गुणक हुआ, गुणक से आय बनी, आय से उपभोग वस्तुओं की मांग हुई, उपभोग वस्तु की मांग से पूंजीगत निवेश हुए, त्वरक बढ़ा। तो गुणक और त्वरक के कारण अर्थव्यवस्था क्या होती है, तेजी से ऊपर की ओर चलने लगती है। और अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर इंट्रैक्शन के कारण ऊपर की ओर चली जाती है, और तब तक जाती है जब तक ये फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर नहीं पहुंच जाती। तो यहां पर आपके पास के का मान पॉजिटिव है एंड बीटा का मान पॉजिटिव है। कहां से स्टार्ट हुआ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बाद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट काम किया है, तो इसलिए गुणक ने पॉजिटिव काम किया और त्वरक ने काम किया पॉजिटिव, और जिसको हमने वो लोगों ने लीवर इफेक्ट कहा, और अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंच जाती है, और ये आपका F1 फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, या आपका। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में लेगेटी जितनी ज्यादा होगी, लेगेटी का मतलब होता है समय अंतराल, तो उतनी देर तक अर्थव्यवस्था इसी फुल एम्प्लॉयमेंट पाथ पर ही चलेगी। ये डिपेंड करता है लेगेटी कितनी है। लेगेटी का मतलब अंतराल। अगर आपके देश के लोग पिछली वर्ष की इनकम पर कंजप्शन करते हैं तो लेगेटी कम होगी, अगर पिछले पूर्व कई वर्षों की इनकम पर कंजप्शन निर्धारित करते हैं तो लेगेटी ज्यादा होगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर अर्थव्यवस्था उतनी देर तक बनी रहेगी। लेकिन जैसे लेगेटी समाप्त होगी, ठीक है, लेगेटी समाप्त होगी, अब यहां से अर्थव्यवस्था क्या करेगी, नीचे की ओर गिरना चालू करेगी। लेकिन नीचे की ओर जब गिरेगी अर्थव्यवस्था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के का मान निगेटिव हो जाएगा, और आपका बीटा का मान 0 हो जाएगा। यानी बीटा नहीं हेल्प करेगा अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर जाने के लिए, केवल मल्टीप्लायर अर्थव्यवस्था को निगेटिवली लीड करेगी। तो इसलिए इसकी पावर कम हो जाती है, और जब पावर कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था का जो व्यापार चक्र है वो गिरता तो नीचे की ओर है, लेकिन देखो उतनी स्पीड से नहीं गिरता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ढाल कम है और जबकि यहां पे ढाल ज्यादा है, तो ये विस्फोटात्मक स्थिति इधर दिखाई पड़ती है, क्योंकि दो पावर के साथ काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड एसिलरेटर। और अर्थव्यवस्था में लेगेटी के कारण F1 से F2 अर्थव्यवस्था में रुकी रहेगी। लेगेटी जितनी ज्यादा होगी अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट में उतना बनी रहेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में एक निश्चित सीमा के बाद जब अर्थव्यवस्था में डिमांड घटती है तो अर्थव्यवस्था नीचे की ओर डिक्लाइन करती है, लेकिन डिक्लाइन करते वक्त आपका मल्टीप्लायर निगेटिव होता, बीटा निगेटिव नहीं होता। अगर बीटा भी निगेटिव होता तो अर्थव्यवस्था की जो गिरने की स्पीड है वो कुछ ऐसी होती, मैं आपको इस ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं। अगर बीटा भी साथ देता इसको गिरने में, तो अर्थव्यवस्था की जो गिरने की स्पीड होती वो कुछ ऐसे गिरती, यानी जिस स्पीड से चढ़ती उसी स्पीड से ये नीचे की ओर भी गिरती। ये लो, इस स्पीड से गिरती, तो देखो गिर तेजी से रही है, ठीक है, लेकिन ये तेजी से क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि बीटा ने हेल्प नहीं किया है। इसलिए अर्थव्यवस्था क्या करती है, दूसरे पथ से चलती है। अर्थव्यवस्था जो गिरती जाती है वो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गिरती है, और गिरते गिरते फिर से ये न्यूनतम पॉइंट को धारित कर लेती है, और न्यूनतम पॉइंट को धारित करने के बाद फिर क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मान बढ़ता है, अर्थव्यवस्था लेगेटी में थोड़े दिन रहती है, और अर्थव्यवस्था फिर से ऊपर की ओर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने का एकमात्र रीजन होता है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और यहां से के का मान पॉजिटिव हुआ और बीटा का मान फिर से यहां पे पॉजिटिव हुआ, लीवर इफेक्ट काम किया, और अर्थव्यवस्था का व्यापार चक्र ऊपर की ओर इसने लीड करने लगा।
ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का जब व्यापार चक्र ऊपर की ओर लीड करने लगा तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि जो व्यापार चक्र है वो बढ़ता स्पीडली है, लेकिन बढ़ता स्पीडली है क्योंकि इसके पीछे अल्फा और बीटा यानी मल्टीप्लायर तथा एक्सीलरेटर दोनों ऐड होते हैं, लेकिन गिरते वक्त बीटा साथ छोड़ देता है, त्वरक नहीं निगेटिव होता है, केवल मल्टीप्लायर के इफेक्ट से ये इकोनॉमी गिरती है। इसलिए जो व्यापार चक्र में दूसरा चक्र होता है, जो डाउनवर्ड चक्र होता है, उसकी स्लोप पहले से कम होती है, अर्थव्यवस्था लेगेटी में रहती है। लेगेटी का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी एज रहती है, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आप देखा होगा रोड कुछ दिन बाद टूट जाती है। जब रोड टूटती है, मान लीजिए 2 साल बाद रोड टूट गई, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी फिर से ऊपर की ओर चल पड़ेगी और फिर से पॉजिटिव इफेक्ट, लीवर इफेक्ट दिखाई पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है। और ये लाइन आपने देखा होगा, ये जो लाइन नीचे की ओर गिर रही है, इसमें अगर के का मान निगेटिव है और बीटा का मान भी अगर निगेटिव है तो हम इस पाथ पे चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। एक्चुअल बीटा 0 हो जाता है। तो ये व्यापार चक्र जो हिग्स ने समझाया था, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको कहां पर आई।